हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। मैं एक बार फिर आ गया हूँ जूरिस्प्रूडेंस के अपने मास्टर नोट्स लेकर और बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना देर किए परंपरा के हिसाब से सबसे पहले एक बार अपना इंडेक्स चेक करेंगे। तो गाइस डेफिनेशन हो चुकी है, ठीक है। नेचर ऑफ लॉ हमने कर लिया है, सोर्सेज ऑफ लॉ को हमने दो पार्ट में किया है। स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक इंट्रोडक्टिव वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट हो गया, हिस्टोरिकल भी कंप्लीट हो गया, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अपन कर रहे हैं फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और इसको हम चार पार्ट में कर रहे हैं, चार पीरियड्स में कर रहे हैं। अगर हम कहें तो पहला तो एनिशिएंट हो गया, दूसरा मिडिवल हो गया, तीसरा आपका रेनेसां पीरियड पुनर्जागरण वाला और चौथा हो गया आपका मॉडर्न। अपन एनिशिएंट कर चुके हैं, मेडाइवल कर चुके हैं, रेनेसां कर रहे हैं। रेनेसां पीरियड में हमने सबसे पहले थॉमस हॉब्स को किया था कल, और आज हम इसमें जॉन लॉक को कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए करते हैं शुरू। तो ये जो श्रीमान जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जॉन लॉक। बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही जाने माने और बहुत ही ऐतिहासिक दार्शनिक रहे हैं। पैदा हुए थे 19 अगस्त 1632 को लिंटन सोमरसेट इंग्लैंड में, और इनकी मृत्यु हुई 28 अक्टूबर 1704 एसेक्स में। ही इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ लिबरलिज्म। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, उदारवाद का जनक। लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद, उदारवाद के पिता या उदारवाद का जनक इनको कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश फिलोसफर ऑफ द एनलाइटमेंट, और बहुत ही प्रभावशाली इनको इंग्लिश दार्शनिक माना जाता है। लोके का जो जीवन काल था ना, उस दौरान इंग्लैंड में क्या चल रहा था, इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था, रेस्टोरेशन पीरियड चल रहा था और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो ये जो इंग्लिश सिविल वॉर, रेस्टोरेशन और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का इनकी थ्योरी के ऊपर, पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर बहुत गहरा असर देखने को मिलता है। क्योंकि कल जब हमने थॉमस हॉब्स को किया, तो थॉमस हॉब्स का जीवन काल भी इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान ही रहा था। तो थॉमस हॉब्स की जो थ्योरी थी, उसका गहरा इंपैक्ट हमें, इंग्लिश सिविल वॉर का गहरा इंपैक्ट उनकी थ्योरी पर देखने को मिला। He rejected the divine rights of kings and argued that the legitimate government must rest on the consent of governed। तो जॉन लॉक ने क्या कहा? जॉन लॉक ने कहा कि पहले से जो परंपरा चली आ रही है कि राजाओं के पास दिव्य अधिकार होते हैं, राजाओं के पास डायरेक्ट गॉड से राजा बात करता है, ईश्वर से बात करता है, राजा ने जो कह दिया वो ईश्वर का आदेश है। तो जॉन लॉक ने कहा कि ये सब बिल्कुल एकदम कोरी बकवास है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। मैं ये कहता हूं कि जो गवर्नमेंट होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, सरकार की जो वैधता होती है वो कहां से आती है? सरकार की वैधता उन लोगों से आती है जो लोग सरकार को चुनते हैं या जिनके ऊपर सरकार राज करती है या गवर्न करती है। बिल्कुल जैसा हमारा लोकतंत्र है ना, हम वोट डालते हैं एमएलए एमपी के इलेक्शन में, तो हमारी कंसेंट है ना कि भैया इस बंदे को चुन के हमने पार्लियामेंट में भेजा, इस बंदे को चुन के हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा। तो बिल्कुल उस तरह का आइडिया जॉन लॉक ने दिया कि भैया लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होगी जिसको वो लोग कंसेंट देंगे, जो गवर्न कर रही है, गवर्नमेंट जिनको गवर्न कर रही है। So Locke's social contract theory was more optimistic than Hobbes. He saw the state of nature as generally peaceful, governed by the natural law, where individual possessed inherent right to life and property। अब जो मैंने कल भी आपको बताया था, जब हम थॉमस हॉब्स को पढ़ रहे थे, कि थॉमस हॉब्स की एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। मैंने कहा था कि आने वाले समय में हमें और भी बहुत थिंकर्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखनी पड़ेगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी सामाजिक अनुबंध थ्योरी, या आप कह सकते हैं सामाजिक संविदा थ्योरी। इसमें क्या था कि जो लोके की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। और जो हमारे उनकी थी थॉमस हॉब्स की जो थ्योरी थी, वो काफी पेसिमिस्टिक थी। पेसिमिस्टिक क्यों थी? क्योंकि थॉमस हॉब का जो व्यू था ह्यूमन नेचर को लेके इन द स्टेट ऑफ नेचर में, वो काफी पेसिमिस्टिक था, निराशावादी था। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि जब स्टेट ऑफ नेचर ऐसी थी, जब भी कोई सरकार नहीं थी, कोई राजपाट नहीं था या कोई असेंबली नहीं थी लोगों को गवर्न करने के लिए, लोग काफी अकेले थे, बहुत खराब स्थिति में थे, पशुवृत्ति वाले थे, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे, केवल अपना भला देखते थे। लेकिन इसके उलट श्रीमान जॉन लॉक ने क्या कहा? जॉन लॉक ये कहते थे, ही सॉ द स्टेट ऑफ नेचर एज जनरली पीसफुल। ये उस प्राकृतिक अवस्था को काफी शांतिपूर्ण तरीके से देखते थे, और कहते थे उस समय जब कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी, कोई राज्य सरकार नहीं थी, या कोई ऐसी असेंबली नहीं थी जो लोगों को गवर्न नहीं कर रही थी, लोग प्रकृति के नियमों से गवर्न हो रहे थे, जहां पर इंडिविजुअल के पास कुछ अधिकार होते थे। कौन से? राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, लिबर्टी आजादी का अधिकार, और प्रॉपर्टी संपत्ति रखने का अधिकार। अनलाइक होप्स, लोग इस चीज में बिलीव करते थे, पीपल डिड नॉट सरेंडर ऑल देयर राइट टू द सॉवरन, दे रिटेन देयर फंडामेंटल राइट्स इवन आफ्टर फॉर्मिंग गवर्नमेंट। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि थॉमस हॉब्स ने ये कहा था कि जब ऐसी स्थिति थी, वो स्टेट ऑफ नेचर थी, प्राकृतिक अवस्था थी, जब कोई सरकार नहीं थी, लोग केवल अपना ही भला देखते थे, एक दूसरे को मारते काटते थे, तब बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको आप सोवरन कह सकते हो, या कोई ऐसी बॉडी कह सकते हो जो गवर्न करेगी, और अपने जो राइट्स हैं वो सरेंडर कर दिए। किसके बदले में? सुरक्षा के बदले में,
स्थायित्व के बदले में, सिक्योरिटी के बदले में, स्टेबिलिटी के बदले में लोगों ने अपने सारे के सारे राइट्स कहां सरेंडर कर दिए? उस सॉवरन बॉडी को। लेकिन हॉब्स कहते हैं ऐसा नहीं है, लोगों ने अपने सारे के सारे राइट सरेंडर नहीं किए सॉवरन को, उन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट अपने पास रख के सरकार बनाने के बावजूद भी। और वो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? थॉमस लॉक के हिसाब से लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो चलिए इस लाइन को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। देखो, लॉक का जो सामाजिक सिद्धांत की शुरुआत कहां से होती है? प्राकृतिक अवस्था से होती है, जैसे थॉमस हॉब्स की हुई थी। प्राकृतिक अवस्था कौन सी? स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं। ये लिखा हुआ ना, एक ऐसी स्टेट ऑफ नेचर जहां पर उस वक्त कोई सरकार नहीं थी, राइट? तो प्राकृतिक अवस्था से शुरुआत होती है इनकी भी। इन्होंने प्राकृतिक अवस्था को स्वतंत्रता और समानता की स्थिति बताया। दोबारा ध्यान से सुनो, इन्होंने कहा कि वो जो स्टेट ऑफ नेचर थी ना, वो फ्रीडम की नेचर थी। वहां ऐसी स्थिति थी, ऐसी सिचुएशन थी जब फ्रीडम थी, इक्वलिटी थी, सभी व्यक्ति समान भाव से स्वतंत्र होते थे। और किसके द्वारा शासित होते थे, किसके द्वारा गवर्न होते थे? उस स्थिति में नेचुरल लॉज के द्वारा गवर्न होते थे। हालांकि लोक के अनुसार यह अवस्था पूर्णतः आदर्श नहीं थी, ये उसको एकदम आदर्श अवस्था नहीं मानते थे, आइडियल सिचुएशन नहीं मानते थे, क्योंकि वहां विवादों का निष्पादन करने के लिए कोई सामान्य न्यायाधीश मौजूद नहीं था। मतलब वहां अगर किसी के बीच में झगड़ा हो जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था उस प्राकृतिक अवस्था में, जब सरकारें नहीं थी, कि लोगों का झगड़ा सुलझा दे। लोग कहते कि भैया फला बंदा है, वो जस्टिफाई करेगा या वो जज करेगा इन चीजों को। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है? कोई स्थापित राजनीतिक दल नहीं था, कोई सरकार मौजूद नहीं थी। तो परिणाम स्वरूप लोगों को क्या किया? प्राकृतिक अधिकार थे जो लोगों के, जीवन हो गया, जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और सुरक्षा में कठिनाई बहुत लोगों को उस वक्त उत्पन्न हो रही थी। इसी की कमी को दूर करने के लिए लोगों ने आपसी सहमति से क्या किया? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। दोबारा सुनो, लोगों के जो प्राकृतिक अधिकार थे, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार, इसमें जब कठिनाई उत्पन्न हुई, क्योंकि कोई गवर्न करने वाला था ही नहीं, कानून व्यवस्था बनाने वाला कोई था नहीं, तो लोके के हिसाब से, जॉन लॉक के हिसाब से, लोगों ने क्या किया? एक उसका, इस एक आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, अनुबंध किया, और जिससे राज्य की स्थापना की, राइट? तो आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। तो फॉर लॉ गवर्नमेंट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स एंड इफ इट फेल्स द पीपल हैव द राइट टू रेजिस्ट और ओवरथ्रो इट। तो लोग यहाँ पर कहते हैं कि गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट करती है, क्यों एग्जिस्ट करती है? वो लोगों के इन अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एग्जिस्ट करती है। और अगर वो लोगों के अधिकार की सुरक्षा करने में ही फेल हो जाए, तो लोगों को ये पूरा अधिकार है कि ऐसी सरकार को वो उखाड़ फेंके। So his emphasis on individual liberty, property rights, and the limited government profoundly influenced modern democratic theory, inspiring the American Revolution and the documents such as the Declaration of the Independence and the US Constitution. तो जो जॉन लोके का एक पूरा का पूरा जोर था या फोकस था किस पर? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, इंडिविजुअल सिक्योरिटी पर, संपत्ति के अधिकारों पर। तो उसने क्या किया? प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस किया, मतलब गंभीरता से प्रभावित किया मॉडर्न डेमोक्रेटिक थ्योरी को, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र को उसने गंभीरता से क्या किया? प्रभावित किया। इंस्पायर किया अमेरिकन रिवॉल्यूशन को, और जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको भी इंस्पायर किया। वो लोके के विचारों से और सिद्धांतों से इंस्पायर्ड है। और पूरा का पूरा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो उसमें आपको जॉन लोके का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। Locke was contributed to epistemology with his essay concerning human understanding 1689, where he argued that the human mind is a tabula rasa at birth. ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जो ये बीच बीच में चीजें आ रही है ना, कि ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689, इनको नोट कर लेना, क्योंकि यूजीसी में कई बार इसको पूछ लेते हैं। तो आगे चलते हैं। तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी को कहते हैं ज्ञान या मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में काफी कंट्रीब्यूट किया अपने एस्से के साथ। कौन सा एस्से? जो कंसर्निंग था किसके बारे में? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जहां पर इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि ह्यूमन माइंड इज अ टेबुला रासा। अब ये टेबुला रासा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेबुलर रासा कहते हैं क्लीन स्टेट या ब्लैंक स्टेट को, ठीक है? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टेबुलर रासा मतलब क्लीन स्टेट या ब्लैंक स्टेट, ठीक है? मतलब बिल्कुल साफ है, वहां पर कुछ भी कचरा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। तो इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया ह्यूमन माइंड जो है वो टेबुलर रासा होता है एट बर्थ। मतलब जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, तो वो एकदम बिल्कुल क्लीन होता है, लेकिन वो कुछ अधिकारों के साथ पैदा होता है।
क्योंकि जॉन लॉके इस चीज की बहुत वकालत की है उन्होंने कि आप सोचते हैं कि मनुष्य पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जिस देश में, जिस राज्य में वो पैदा हुआ, उस देश और उस राज्य ने उसको अधिकार दिए। लेकिन लॉके का यहाँ पर मत बिल्कुल अलग है। लॉक कहते हैं, जॉन लॉके या लॉक, मैं बीच बीच में चेंज कर रहा हूं इसको, तो वही समझिएगा। तो जॉन लॉक यहाँ पर ये कहते हैं कि मनुष्य जब पैदा होता है ना, तो प्रकृति उसे कुछ अधिकारों के साथ पैदा करती है। जीवन जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ग्रो करने का अधिकार। ठीक है। सो हिज फिलोसफी ऑफ टॉलरेशन, टॉलरेशन मतलब सहनशीलता, एक्सप्रेस्ड इन अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689। तो उनका एक लेटर था टॉलरेशन के, जिसका शीर्षक टॉलरेशन है, 1689 में। लेड द फाउंडेशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम, और इनके लेटर ने आधारशिला रखी किसकी? धार्मिक स्वतंत्रता की। लॉक्स लीगेसी एंड्योर्स एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ लिबरल पॉलिटिकल थॉट, बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट विद कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। तो लॉक की जो परंपरा है वो एक कॉर्नरस्टोन साबित होती है किसमें? लिबरल पॉलिटिकल थॉट में, उदारवादी राजनीतिक विचारधारा में, और बैलेंस करती है व्यक्तिगत अधिकारों को किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के साथ, संवैधानिक सुशासन के साथ। इसको इस तरीके से समझेंगे कि संविधान में जो व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं वो लॉक की लेगेसी से निकल कर आए हैं। राइट। तो टेबुलर फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। श्रीमान जी का पूरा नाम है जॉन लॉक, फादर ऑफ लिबरलिज्म हम इनको कहते हैं। पैदा हुए थे 1632 में। कहा? रिंगटन में, समरसेट में। 1704 में एक्सपायर हुए एसेक्स में। सेंट्रल आइडिया क्या है? नेचुरल राइट्स कौन कौन से हैं? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, राइट रिटेन्ड इन इवन इन सिविल सोसाइटी। सॉवरेनिटी के बारे में कहते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, कंसेंट ऑफ द गवर्न होनी चाहिए, किसके पास? गवर्नमेंट के पास। परंपरा देखिए इनकी, लीगेसी इंस्पायर्ड एनलाइटमेंट, अमेरिकन रेवोल्यूशन को और एनलाइटमेंट को इंस्पायर किया। इन्फ्लुएंस किया यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। इनके की वर्क्स, मेजर वर्क्स क्या है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, essay concerning human understanding, a letter concerning toleration। पॉलिटिकल प्लस फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं लॉके की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। John Locke does give a theory of social contract, but it is very different from Hobbes' version। तो कल की वीडियो में हमने हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की थी, आज हम लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कर रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बिगिंस विद द स्टेट ऑफ नेचर, हॉब्स की भी यहीं से शुरू होती थी, एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था से, विच ही डिस्क्राइब्ड एज कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, जिसको उन्होंने ऐसी शर्त बताया स्वतंत्रता और समानता की। हमने शुरू में बात किया था ना, लोक का सामाजिक सिद्धांत की शुरुआत कहां से होती है? ऐसी प्राकृतिक अवस्था से होती है जहां पे सभी स्वतंत्रता और समानता की स्थिति में रहते थे। ठीक है। सो अनलाइक हॉब्स वायलेंट स्टेट ऑफ नेचर, और हॉब्स की कहां से शुरू होती थी? हॉब्स का जो रवैया था वो काफी निराशावादी था। हॉब्स कहते थे लोग अकेले रहते थे, बहुत बुरी स्थिति में रहते थे, पशुवृत्ति से, मतलब पशुवृत्ति में रहते थे। पशु होते थे ना, केवल खाने पीने से ही मतलब है, चाहे दूसरे को मारना भी पड़े। तो लेकिन इसके उलट लोग जो है, लोग कहते हैं कि ऐसी प्राकृतिक अवस्था थी शुरू में जब स्टेट नहीं था या कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी, लोग समानता से और स्वतंत्रता से रहते थे। सो लोके वर्जन वाज पीसफुल दो इम्परफेक्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कॉमन जज, क्योंकि आप कह सकते हैं कि हाँ शांतिपूर्ण प्राकृतिक अवस्था उन्होंने बताया, लेकिन इम्परफेक्ट थी क्योंकि उस समय कोई कॉमन जज नहीं था, सामान्य न्यायाधीश नहीं था जो लोगों के झगड़े वगड़े सुलझा दे। लोगों में आपसी में अगर कोई झगड़ा होता है तो वो ये नहीं कह सकते थे, ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं थी किसी व्यक्ति की जो उसको जज कर सके। सो नेचुरल लॉ गिवन बाय गॉड एंड एक्सेसिबल थ्रू रीजन। रीजन का मतलब आप यहाँ पे तर्क से भी लगा सकते हैं और बुद्धि से भी लगा सकते हैं। सो नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक कानून किसने दिया? ईश्वर ने दिया। और आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तर्क से और अपनी बुद्धि से। ऑब्लिगेट इंडिविजुअल टू रेस्पेक्ट ईच अदर राइट, और ये नेचुरल लॉ ऑब्लिगेट करता है, बाध्य करता है व्यक्तियों को एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने के लिए। फ्रॉम दिस अराइजेस लोकेस डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल राइट, और इसी से लोके की जो डॉक्ट्राइन है, लोके का सिद्धांत है किसका? प्राकृतिक अधिकारों का, जिसमें क्या आता है? लाइफ आती है, राइट टू लाइफ आता है, राइट टू लिबर्टी आता है एंड प्रॉपर्टी आता है। हमारे भी संविधान में देखने को मिलता है ना। तो ये कहां से है? जॉन लॉक से इंस्पायर्ड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हिस्सा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन किससे इंस्पायर्ड है? जॉन लॉक की थ्योरी से। सो दीज राइट्स आर इनअलाइनेबल, मतलब आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं, इंसेपरेबल हैं। ठीक है। ग्रांटेड बाय गॉड, ईश्वर ने दिए एंड कैन नॉट बी सरेंडर, और इनको किसी भी स्थिति में सरेंडर नहीं किया जा सकता, है ना। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है राइट टू लाइफ तो है, लेकिन राइट टू डेथ की जब बात होती है तो एक बहुत बड़ा फेमस केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर मैं आपको बताऊं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपद दुबल। और इसके बाद कौन सा है?
ज्ञानपुर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि राइट टू डेथ के बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकेस फेमस लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी आर्ग्यूड दैट द प्रॉपर्टी ओरिजिनेट्स व्हेन इंडिविजुअल मिक्स देयर लेबर विद द नेचर सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ स्पॉइलेज सफिशिएंसी एंड लेबर कैपेसिटी। अपने आप में एक बहुत बड़ी थ्योरी और बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा और सुंदर सिद्धांत है ये। तो लोके का जो फेमस लेबर थ्योरी मतलब श्रम सिद्धांत, श्रम का मतलब होता है मेहनत, मेहनत का सिद्धांत है। तो इसमें ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा 4 लाइनों में समझ में आ जाएगा। तो लोक का जो श्रम सिद्धांत है वो ये बताता है कि संपत्ति कब पैदा होती है आदमी के पास। संपत्ति तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने श्रम को प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुओं से जोड़ता है। दोबारा सुनो, आदमी लोक के हिसाब से संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास तब आती है जब वो अपनी मेहनत को और अपने श्रम को प्रकृति के द्वारा दी गई चीजों से जोड़ता है। तो आगे कैसे कहते हैं कि लॉक के अनुसार प्रकृति की वस्तुएं शुरू में सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध थी। शुरू की बात कर रही है, शुरू की बात कर रहे हैं, उस स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं जहां पे प्रकृति की सभी वस्तुएं सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपलब्ध होती थी। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के माध्यम से, जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है ना, किसी वस्तु को उपयोगी बनाता है, तो उस वस्तु पर उसका वैध स्वामित्व स्थापित हो जाता है। तो लॉक ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ने जाकर खूब मेहनत करी और उस मेहनत के जो फल आए, उस मेहनत के फल पे उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, स्वामित्व हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं जंगल में जाता हूँ और फल तोड़ के लाता हूँ, वो फल मेरा। अब कोई खाली जमीन पड़ी है, मैंने उस पर खेती करी, बीज बोई, तो वो फसल जो निकल के आएगी वो फसल मेरी, राइट। तो यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वो एक फेमस शेर भी है ना इसमें, मेहनत कशों ने जब शिकंजा घसा, मेहनत कशों ने जब शिकंजा कसा तो घबराकर पत्थरों ने अजंता उगल दिया। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो पत्थरों को काट के बनाई है ना, तो लोगों ने मेहनत करी, तो मेहनत कशों ने जब शिकंजा घसा तो घबराकर पत्थरों ने अजंता उगल दिया। तो आगे ये कहते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, विद नेचर सब्जेक्ट टू सम लिमिट स्पॉइलेज सफिशिएंसी एंड लेबर कैपेसिटी। ठीक है, तो लॉक कहते हैं कि इसकी लिमिट है, संपत्ति अर्जित करने का जो अधिकार है ना, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले तो स्पॉइलेज की बात करते हैं, आप केवल उतनी ही ग्रहण कीजिए जितनी आप नष्ट ना करें या व्यर्थ ना करें। दूसरा क्या है, सफिशिएंसी, पर्याप्तता का सिद्धांत। ठीक है भैया, पर्याप्तता का सिद्धांत ये कहता है कि जितना आपको उपलब्ध है, जितना आपके लिए पर्याप्त है उतना रखिए, बाकी संसाधन दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिए। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं लेबर कैपेसिटी, यानी श्रम, मेहनत, श्रम क्षमता की सीमा। केवल उतनी संपत्ति कोई व्यक्ति रख सकता है जितनी वो मेहनत करे, राइट। केवल उतनी संपत्ति व्यक्ति रख सकता है जितनी मेहनत करे। अगर मैं 5 बीघे में बो रहा हूं ना, 5 बीघे में खेती कर रहा हूं, तो 5 बीघे की फसल पे ही मेरा हिस्सा है, मेरा अधिकार है। किसी और ने बो रखी है और 5 बीघे, तो मैं उस पर नहीं जा सकता। कहने का मतलब बेटा, जितनी सैलरी मिल रही है उतनी लो, रिश्वत विश्वत के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तो इन टोटल कहने का मतलब है, श्रम संपत्ति के अधिकार का मूल आधार है, मेहनत संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार है। मतलब आपको संपत्ति उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी आपने मेहनत की है। और ये अधिकार क्या है, मॉरल और नेचुरल सीमाओं के अधीन रहता है। यानी कि ये अधिकार जो है आपका नैतिक और प्राकृतिक सीमाओं के अधीन रहता है। आगे चलते हैं। टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर इंडिविजुअल कंसेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और जो शॉर्ट कमिंग थी कौन सी, उस स्टेट ऑफ नेचर की, यानी कि उस प्राकृतिक अवस्था की, जब सरकारें नहीं थी, लोगों में झगड़े होते थे, तो सारे इंडिविजुअल आए, आपस में उन्होंने सहमति दी और एक सरकार बनाई। However, unlike Hobbes' absolute sovereign, Locke's government is limited, existing only to protect natural light. If it fails, the people retain the right to resist or overthrow it. थॉमस हॉब्स क्या कहते थे, थॉमस हॉब्स कहते थे कि एब्सोल्यूट सोवरन होना चाहिए और उसे किसी भी कीमत पर शांति और स्थायित्व, स्टेबिलिटी वो करनी चाहिए, एस्टेब्लिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी कि शांति और स्थायित्व को स्थापित करने के लिए अगर वो स्टेट अत्याचार करे तो थॉमस हॉब्स के हिसाब से चलेगा। लेकिन यहाँ पर लॉक क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लिमिट होनी चाहिए, उसका काम मात्र प्रोटेक्ट करना नेचुरल राइट को, प्राकृतिक अधिकारों को। अगर वो इनको प्रोटेक्ट करने में फेल होती है तो लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उसको उखाड़ फेंके। So Locke's framework thus emphasizes individual liberty.
तो लॉक का जो फ्रेमवर्क है, पूरा का पूरा जो ढांचा है इनकी थ्योरी का, वो किस पर जोर देता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संवैधानिकता पर, एंड मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि नैतिक जिम्मेदारी पर। किसकी? रूलर्स की, शासकों की, जो गवर्न करते हैं। तो हिज थ्योरी बिकम फाउंडेशनल फॉर लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि उदारवाद लोकतंत्र के लिए इनकी ये जो थ्योरी है ये आधारशिला बनी, शेपिंग मॉडर्न नोशंस ऑफ राइट। और जो मॉडर्न तर्क है, आधुनिक तर्क हैं अधिकारों के, उनको शेपअप किया, सुशासन के, गवर्नेंस के आधुनिक तर्कों को शेपअप किया, और रूल ऑफ लॉ, ठीक है, विधि के शासन को उन्होंने काफी मजबूत किया इनकी इस थ्योरी ने। तो इसकी टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। स्टेट ऑफ नेचर क्या थी इनके हिसाब से? शांतिपूर्ण थी और गवर्न बाय नेचुरल लॉ थी। नेचुरल लॉ क्या है? गॉड गिवन है और आप उसको अपने तर्क और बुद्धि से एक्सेस कर सकते हैं। नेचुरल राइट्स क्या है? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये इनअलाइनेबल है, इंसेपरेबल है, इनको आप नहीं, किसी भी मनुष्य से आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं। संपत्ति के लिए इन्होंने लेबर थ्योरी दी और लिमिट लगा दी कि नुकसान नहीं करना है, केवल उतना यूज करना है जितना आप यूज कर सको, व्यर्थ नहीं करना है। आपके लिए जितना पर्याप्त है उतना रखो, बाकी संसाधन दूसरों के लिए छोड़ो। और श्रम का सिद्धांत, जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। सोवरेनिटी के बारे में क्या कहते हैं? लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए और जिन पर आप शासन करने करने जा रहे हो उनकी सहमति होनी चाहिए। राइट टू रेजिस्ट, अगर प्रोटेक्ट ना कर पाए आपके लॉज को, तो प्रोटेक्ट ना कर पाए आपकी फ्रीडम को सरकार, तो आप उसको उखाड़ फेंक सकते हैं। लीगेसी इंस्पायर किया एनलाइटमेंट को, अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। तो इनके द्वारा लिखी गई मेजर बुक्स कौन कौन सी हैं? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में इन्होंने लिखी। रिफ्यूट्स डिवाइन राइट, डिवाइन राइट को इन्होंने रिफ्यूट कर दिया, बोला मैं इसको बकवास मानता हूं। डेवलप की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, नेचुरल राइट, लिमिटेड गवर्नमेंट। ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689 में लिखी। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा की बात हुई। माइंड को टेबुलर रासा का, क्लीन स्टेट और ब्लैंक स्टेट का। और फाउंडेशन ऑफ एम्पिरिसिज्म। ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689 में है, जिसमें इन्होंने वकालत की किस चीज की? रिलीजियस टॉलरेशन की एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन 1693 में लिखी। एजुकेशनल फिलोसफी है, एम्फेसाइजेस किस पे? कैरेक्टर एंड प्रैक्टिकल लर्निंग पर। और लास्ट में द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1695 में थियोलॉजिकल वर्क है, मतलब धार्मिक काम है, जिसमें आर्गुमेंट दिया है कि क्रिश्चियनिटी इज रैशनल एंड एक्सेसिबल। तो ये श्रीमान जॉन लॉके के बारे में सारी चीजें थी। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखते हैं बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं www.logicalstudies.com पर। और टेलीग्राम चैनल है TLS UGC नेट लॉ। और व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7302606241। तो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।